Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is vibrations of air column in a pipe, closed at one end and second type यहाँ पर open at both ends. तो vibrations of air column in a pipe. Okay. Suppose first condition यहाँ पर consider करते हैं closed at one end, मतलब टाइटल क्या होगा पूरा, vibrations of air column in a pipe closed at one end. देखिए यहाँ पर एक पाइप हमने कंसिडर किया है which is closed at one end and open at other end, मतलब एक एंड पाइप का क्लोज है और दूसरा ओपन है यहाँ पर. तो इस तरह के पाइप में हमें एयर कॉलम वाइब्रेशंस डिफरेंट मोड्स स्टडी करने हैं. ओके, अब एयर कॉलम कैसे वाइब्रेट होगा यहाँ पर, अब इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क कंसिडर करते हैं स्टूडेंट. ये होगा ट्यूनिंग फोर्क. अब ट्यूनिंग फोर्क पता है ना आपको, इस तरह से होता है ये ट्यूनिंग फोर्क, जिसे हम एयर कॉलम वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब साउंड वेव जनरेट होगा. ओके, देखिए ये ट्यूनिंग फोर्क अगर हम रबर पैड या फिर किसी स्मूथ सरफेस पर इसको हैमर करते तो ये आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड. सो इस तरह से वाइब्रेट हो जाएंगे इनवर्ड आउटवर्ड. ओके, सो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क अगर हम यहाँ पर लाते हैं नियर टू द ओपन एंड ऑफ द पाइप, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर कॉलम वाइब्रेट हो जाएंगे एंड दैट साउंड वेव प्रोपोगेटेड थ्रू द पाइप टुवर्ड्स डाउनवर्ड और टुवर्ड्स द क्लोज एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, in the form of longitudinal waves, because we know that when tuning fork start vibrating that prongs moving inward outward. Okay, so इसके वजह से यहाँ पर alternate compression rarefactions produce होते हैं and alternate compression rarefactions मतलब that is longitudinal wave. So longitudinal wave enter the pipe from open end. Okay, but on the other hand, okay, there is close end. तो साउंड वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, साउंड वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव इज डिनोटेड बाय ट्रांसवर्स नेचर. मतलब यहाँ पर देखिए, अगर ये साउंड वेव है, ओके, तो हमें मिनिमम कंडीशन मतलब तो फंडामेंटल मोड यहाँ पर कंसिडर करना है. फंडामेंटल मोड मतलब क्या होगा कि जहाँ पर एक नोड और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होगा. यहाँ पर देखिए किस तरह से, तो ये फर्स्ट कंडीशन मतलब ए कंडीशन हम लेते हैं, फंडामेंटल मोड. ओके, फंडामेंटल मोड, बेसिक मोड. ओके, तो मिनिमम मोड यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं. देखिए एयर कॉलम जब वाइब्रेट होंगे तो जैसे ये क्लोज एंड पर आएंगे स्टूडेंट, इस तरह से ये क्लोज एंड पर आएंगे लाइक दिस. ओके, तो क्लोज एंड पर हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एट द रिजिड सपोर्ट या क्लोज एंड, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा है, देखिए एज द पॉइंट्स रिजिड सपोर्ट, वहाँ पर हमेशा नोड्स फॉर्म होते हैं बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट. तो यहाँ पर भी पार्टिकल फ्री नहीं होता है टू वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजिशन. सो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ से क्या होगी, वेव इस तरह से फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी. तो लेट दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव. तो हमें पता है कि इंसिडेंट वेव इफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लोज एंड ऑफ द पाइप, देन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव ओवरलैप ईच अदर, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ longitudinal waves. Okay, and in this case a stationary wave is formed, that is known as longitudinal stationary wave. देखिए यहाँ पर वेव्स कौन से फॉर्म में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव्स ओवरलैप होते हैं तो सुपरपोजिशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट. तो ये फंडामेंटल मोड है, मतलब एट द क्लोज एंड देयर इज नोड, यहाँ पर नोड फॉर्म होगा एंड एट द ओपन एंड यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड. तो नोड मतलब जहाँ पर पार्टिकल डज नॉट वाइब्रेट. ओके, और एंटी नोड मतलब पार्टिकल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पर ये पार्टिकल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. सो दिस इज एंटी नोड. ओके, तो फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि एक ही नोड और एक ही एंटी नोड फॉर्म हो जाते हैं. तो वन नोड एंड वन एंटी नोड इज फॉर्म इन फंडामेंटल मोड. तो हमें पता है कि एंटी नोड और नोड
के बीच डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट? इट इज़ लैम्डा बाय 4, है ना, कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटीनोड इज लैम्डा बाय 4। तो ये देखिए नोड और एडजेसेंट एंटीनोड है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 4। नाउ इफ लेंथ ऑफ दिस पाइप इज स्मॉल एल, लेंथ ऑफ द पाइप कितनी कंसिडर की हमने? स्मॉल एल। तो एंटीनोड जो होता है यहाँ पर, इट इज़ नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, एग्जैक्टली एंटीनोड यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है एट द ओपन एंड, इट फॉर्म्स बियॉन्ड द ओपन एंड, दैट मीन्स जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड। देखिए ओपन एंड की लेवल है यहाँ पर और एंटीनोड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, मतलब ये इतना जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस दैट इज अबव द लेवल ऑफ ओपन एंड, इसके ऊपर यहाँ पर एंटीनोड फॉर्म होता है। सो दिस इज नोन एज एंड करेक्शन। तो स्मॉल ई का मतलब क्या होता है? दैट इज एंड करेक्शन, दिस इज नोन एज एंड करेक्शन। व्हाट इज एंड करेक्शन? एंड करेक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड लेवल। देखिए ये ओपन एंड लेवल है यहाँ पर, ये लेवल कौन सी होगी? ओपन एंड की लेवल, लेकिन एंटीनोड यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्म नहीं हुआ है, इट फॉर्म्स जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड ऑफ द पाइप। तो यहाँ पर फॉर्म होगा, ये यहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट होगा विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देखिए एट द क्लोज एंड हमेशा नोड फॉर्म होगा, एट द ओपन एंड हमेशा एंटीनोड फॉर्म होगा, लेकिन एंटीनोड ओपन एंड पर फॉर्म नहीं होगा, जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड फॉर्म होता है, एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज एंड करेक्शन, दिस इज नोन एज एंड करेक्शन। अब एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पर क्यों फॉर्म नहीं होता है? बिकॉज देखिए एट द एग्जैक्ट ओपन एंड वहाँ पर एक लिमिटेशन है, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट भी होता है तो इक्वल टू इट्स डायमीटर, है ना, इसका पाथ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइप, दैट इज इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। लेकिन जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड पार्टिकल इज फ्री टू वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का, बिकॉज बियॉन्ड द ओपन एंड पार्टिकल्स ऑफ द एयर आर फ्री टू वाइब्रेट, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पर वो वाइब्रेट हो सकता है। सो देयरफॉर एंटीनोड इज फॉर्म जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड जहाँ पर एंटीनोड फॉर्म होता है उस पोजीशन और ओपन एंड का जो लेवल होगा उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वेरी वेरी स्मॉल, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज एंड करेक्शन। इसका मतलब देखिए अब कि एंटीनोड और नोड यहाँ से, ओके, ये एंटीनोड की पोजीशन है और ये नोड की पोजीशन है, तो इनके बीच डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि लेंथ ऑफ द पाइप स्मॉल एल प्लस ये स्मॉल डिस्टेंस क्या है? ई है। तो करेक्टेड लेंथ अगर हम कैपिटल एल लेते हैं स्टूडेंट, तो करेक्टेड लेंथ क्या होगी? फिर करेक्टेड लेंथ होगी कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई, बराबर है ना, बिकॉज एंटीनोड तो एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं फॉर्म हुआ है, इट फॉर्म्स जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड, और उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओपन एंड दैट इज स्मॉल डिस्टेंस डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई, नोन एज एंड करेक्शन। सो व्हाट इज एंड करेक्शन देन? The distance of the position or point at which antinode is formed from the open level end of the pipe। तो ये open level end है और ये पोजीशन है एंटीनोड जहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज एंड करेक्शन। तो फिर एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन एंटीनोड एंड नोड? एंटीनोड और नोड के बीच डिस्टेंस क्या होगा? एंड करेक्शन प्लस लेंथ ऑफ द पाइप दैट इज स्मॉल एल। सो एंटीनोड और नोड के बीच जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दिस इज यल प्लस ई एंड दिस इज नोन एज करेक्टेड लेंथ। ओके, तो ये करेक्टेड लेंथ है। कैपिटल एल इज करेक्टेड लेंथ, स्मॉल एल इज एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पाइप, और प्लस ई का मतलब एंड करेक्शन उसमें ऐड किया है। नो, अब ये फंडामेंटल मोड है, एक नोड और एक एंटीनोड फॉर्म हुआ है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट वेवलेंथ इज लैम्डा। सो एंटीनोड और नोड के बीच डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा होगा। देयरफॉर यल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा फिर? 4 यल। ओके, नो
सो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द पाइप इज सपोज n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n और लैम्बडा के बीच रिलेशन क्या होता है, देखिए v इज इक्वल टू n लैम्बडा, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, ओके, देयरफॉर v इज इक्वल टू n इंटू व्हाट इज लैम्बडा 4l, सो दिस इज 4nl, ये हो गया यहाँ पर 4nl, ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 4nl इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए फार्मूला क्या होगा 4nl, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होगा फिर, देयरफॉर n इज इक्वल टू v बाय 4l, v बाय 4l, ओके, तो ये फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे स्टूडेंट। सो लेट दिस इज ये एक इक्वेशन यहाँ पर याद रखिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4nl, ओके, तो एक्चुअली हमें फ्रीक्वेंसी का ही इक्वेशन यहाँ पर लेना है, तो n इज इक्वल टू v बाय 4l, सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस इज नोन एज फंडामेंटल frequency, because it is the minimum possibility, that is fundamental mode, okay, जिसमें एक नोड और एक एंटी नोड होगा, ये बेसिक मोड है, फंडामेंटल मोड है, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये ओरिजिनल और फर्स्ट साउंड है, इसलिए दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ओके, तो हार्मोनिक का मीनिंग आपको क्लियर है, साउंड या फिर नोट एट्सेट्रा, तो ये फंडामेंटल साउंड है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। नाउ ये फंडामेंटल मोड यहाँ पर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट मोड देखिए यहाँ पर नंबर बी, दैट इज सेकंड मोड, ओके। नाउ कंसीडर tuning fork, vibrating tuning fork is held near the open end, this is the vibrating tuning fork, तो इसके वजह से क्या होगा फिर vibrations produce होंगे in the air column and that vibrations enter the pipe, then reflected from other end, then incident and reflected longitudinal waves superpose each other and produces longitudinal stationary wave, okay। तो इससे नेक्स्ट हायर पॉसिबिलिटी हम देखते हैं यहाँ पर, क्लोज एंड हमेशा नोड फॉर्म होगा और ओपन एंड पर क्या फॉर्म होगा, हमेशा एंटी नोड, ये याद रखिए आप। तो एक नोड और एक एंटी नोड अगर होता है तो ये फंडामेंटल मोड हो गया। अब नेक्स्ट मोड, ओके, सेकंड मोड में क्या होगा कि दो एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स प्रोड्यूस होंगे, ओके, तो यहाँ पर बीच में एक नोड भी फॉर्म होगा, फिर यहाँ पर नोड, तो इसका मतलब यहाँ पर एंटी नोड होगा, ओके। देखिए डायग्राम कैसे होगी, इस तरह की डायग्राम होगी ये, देखिए स्टूडेंट, ये एंटी नोड नहीं, ये क्या होगा, नोड होगा, यहाँ पर एंटी नोड होगा फर्स्ट, ओके, देन नोड और फिर से यहाँ पर एंटी नोड होगा, मतलब देखिए कि 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स आर फॉर्म, सो दिस इज हायर पॉसिबिलिटी ओवर द फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में एक नोड और एक एंटी नोड, तो यहाँ पर 2 नोड और 2 एंटी नोड हम कंसिडर कर सकते हैं, तो डायग्राम कुछ इस तरह की होगी, ओके। तो इंसिडेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू, रिफ्लेक्टेड लॉन्गिट्यूडनल व्यू, ओवरलैप फॉर्म सच स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू। लेंथ ऑफ द पाइप मतलब उतना ही रहेगा, पाइप हम चेंज नहीं कर रहे, ओके। तो लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगी यहाँ पर, फ्रॉम द एग्जैक्ट ओपन एंड to the close end, okay, this is length of the pipe, that is small l, और इसके ऊपर एंड करेक्शन होता है, ओके। अब हमें पता है ना कि एग्जैक्टली ओपन एंड पर एंटी नोड फॉर्म नहीं होता है, इट फॉर्म जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड, तो करेक्टेड लेंथ क्या होगी, मतलब एंटी नोड और नोड के बीच, ओके, तो ये यहाँ पर टोटल लेंथ क्या होगी, सपोज कैपिटल L, एंटी नोड और ये लास्ट नोड के बीच, लेकिन यहाँ पर 2 नोड और 2 एंटी नोड है, ओके, तो ये एंटी नोड और नोड के बीच डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, लैम्बडा बाय 4, लेट दिस इज लैम्बडा 1/4, बिकॉज यहाँ पर अब
मोड चेंज हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एडजेसेंट नोड इज λ/4। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम λ1 लेते हैं, तो λ1/4, दिस इज ऑल्सो λ1/4, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो λ1/4। तो ओपन एंड का जो एंटी नोड होगा और क्लोज एंड के पास जो नोड होगा उनके बीच डिस्टेंस क्या है, यल है, कैपिटल यल, ओके। और एंटी नोड नोड पेयर कितने तैयार हो गए यहाँ पर, 1 2 3, तो ये 3 टाइम्स है ना, तो लेंथ क्या होगी फिर यहाँ पर, यल इज इक्वल टू, ओके, यल इज इक्वल टू λ1/4 प्लस λ1/4 प्लस λ1/4, ये होगी, ओके। तो यल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, यस इट इज़ 3 टाइम्स λ1/4। तो देयरफॉर λ1 की वैल्यू क्या होगी, 4l/3, ये λ1, राइट। अब फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू v/λ। तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सपोज यहाँ पर n1 है, n1 इज इक्वल टू v/λ1। सो दिस इज v/λ1 की वैल्यू 4l/3। देयरफॉर n1 इज इक्वल टू, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू v/4l, ओके। देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n, देखिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब देखिए v/4l मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हमने यहाँ पर v/4l को n लिखा है। तो n1 मतलब दैट इज द नेक्स्ट हायर साउंड ओवर द फंडामेंटल साउंड, फंडामेंटल साउंड से ये नेक्स्ट हायर साउंड है, ओके। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी ओवर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी यही है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन देखिए जो फंडामेंटल मोड है मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, उससे कितना टाइम से ये ज़्यादा है, 3 टाइम्स, ओके। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी फिर, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। देखिए ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कीजिए यहाँ पर कि n1 इज इक्वल टू 3n, ये प्रूव है, यहाँ तक क्लियर, ओके। अब फंडामेंटल साउंड से ये नेक्स्ट हायर साउंड है, इनके बीच साउंड नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट हायर साउंड है ना ओवर द फंडामेंटल साउंड। सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है n1 इज इक्वल टू 3n, मतलब 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, थर्ड हार्मोनिक्स की होगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। नो, मतलब यहाँ पर 2n नहीं है, 3n है डायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट देखिए अब सी, दैट इज हम कंसिडर करते हैं थर्ड मोड, ओके। देखिए फर्स्ट मोड में क्या था, फंडामेंटल मोड में एक नोड एक एंटी नोड, ओके। सेकंड मोड में 2 एंटी नोड्स 2 नोड्स। अब थर्ड मोड में क्या होगा, यहाँ पर 3 एंटी नोड्स एंड 3 नोड्स होंगे, ओके। ये कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पर। देखिए एक नोड कहाँ पर होगा, क्लोज एंड पर, और बीच में 2 नोड्स होंगे यहाँ पर, ओके। सपोज यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, और ओपन एंड पर क्या होता है, हमेशा एंटी नोड होता है। तो देखिए चलिए इसको कंप्लीट करते हैं हम डायग्राम को। इस तरह की डायग्राम होगी कुछ, ओके। देखिए यहाँ पर नोड है, यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड, तो 3 नोड हो गए ना यहाँ पर, और बीच यहाँ पर एक एंटी नोड, यहाँ पर भी एक एंटी नोड होगा, यहाँ पर भी एक एंटी नोड होगा, करेक्ट। तो ये नोड्स हो गए यहाँ पर। नाउ 1 2 3 3 नोड एंड 1 2 3 3 एंटी नोड्स, राइट। तो
यहाँ पर देखिए एंटीनोड और एडजेसेंट नोड के बीच डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, दैट इज लैम्बडा बाय 4। नो अब वाइब्रेशंस मोड चेंज हो गया यहाँ पर, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सपोज n2 कंसिडर करते हैं और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सपोज लैम्बडा 2, तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर लैम्बडा 2/4। फिर से नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस क्या होगा, लैम्बडा 2/4। नेक्स्ट लैम्बडा 2/4, नेक्स्ट नोड एंटी नोड के बीच लैम्बडा 2/4 और नेक्स्ट एंटी नोड के बीच लैम्बडा 2/4। मतलब यहाँ पर एंटी नोड पेयर कितने फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स लैम्बडा 2/4। तो टोटल लेंथ क्या होगी यहाँ पर, देयरफॉर टोटल लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू यस कितने टाइम्स हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स, सो 5 टाइम्स लैम्बडा 2/4। देयरफॉर लैम्बडा 2 की वैल्यू क्या होगी फिर 4L/5। अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर n2 कंसिडर करते हैं बिकॉज ये नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होगी ना ओवर द n1। ओके, तो n2 इज इक्वल टू फार्मूला v/λ2, so this is v/λ2 की वैल्यू 4L/5। therefore n2 is equal to 5 into v/4L। ओके, और n2 is equal to 5 into n because v/4L मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये n2 is equal to 5n, ये फार्मूला यहाँ पर तैयार होता है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट। ओके, देखिए n2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, yes, frequency of second overtone. Now frequency of second overtone is equal to 5 times the fundamental frequency is equal to 5 times the frequency of first harmonics। मतलब ये कितना हार्मोनिक्स होगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स होगा स्टूडेंट। therefore this is also known as frequency of fifth harmonic, ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक होगा, सेकंड ओवरटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक। क्लियर, n2 इज इक्वल टू 5n। मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। अगर इसी तरह से हम नेक्स्ट हायर मोड लेते हैं स्टूडेंट, फोर्थ मोड होगा नेक्स्ट हायर मोड, राइट। अब फोर्थ मोड मतलब यहाँ पर 4 एंटी नोड्स एंड 4 नोड्स होंगे, 4 एंटी नोड 4 नोड्स होंगे ना, डायग्राम यहाँ पर इसी तरह से आएगी। ओके, तो 4 एंटी नोड 4 नोड, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी यहाँ पर, यस 4 एंटी नोड 4 नोड, मतलब देखिए जैसे यहाँ पर 3 नोड 3 एंटी नोड, तो सेगमेंट कितने आ गए 5, तो यहाँ पर सेगमेंट कितने होंगे, ओके, तो यहाँ पर सेगमेंट होंगे देखिए 7 होंगे। जैसे देखिए याद रखिए आप कि 1 नोड 1 एंटी नोड, मतलब एक नोड और एक एंटी नोड, ओके, इनके बीच एक सेगमेंट हो गया λ/4 का। यहाँ पर 2 एंटी नोड 2 नोड, मतलब टोटल कितने 2 + 2 4, देखिए तो 1 2 3, तो 4 - 1 3 लख, ऐसे याद रखिए। यहाँ पर 3 एंटी नोड 3 नोड, तो सेगमेंट कितने आ गए 1 2 3 4 5, तो 3 + 3 6 6 - 1 5, 2 + 2 4 4 - 1 3 सेगमेंट आ गए ना यहाँ पर 3 सेगमेंट। वैसे यहाँ पर 3 + 3 कितना होगा 6 6 - 1 कीजिए, दैट इज़ 5, तो ये 5 टाइम्स λ2/4, 5 सेगमेंट्स आ गए। जैसे यहाँ पर 1 नोड 1 एंटी नोड, 1 + 1 2, 1 माइनस कीजिए दैट इज़ 1, तो 1 टाइम्स होगा ये, तो L इज इक्वल टू 1 टाइम्स λ/4। वैसे यहाँ पर 4 एंटी नोड 4 नोड है, तो 4 + 4 कितना होगा 8 होगा, उसमें से 1 माइनस कीजिए कितना होगा 7 होगा, ओके, तो ये 7 टाइम्स λ/4 होगा। तो इस तरह के सेगमेंट यहाँ पर कितने हो गए, लैम्बडा और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस वाले 7 टाइम्स होंगे λ/4। अब यहाँ पर λ2 कंसिडर किया था हमने, ये λ3 होगा, लेट दिस इज λ3, ओके, सो L इज इक्वल टू 7 λ3/4। देयरफॉर λ3 की वैल्यू क्या होगी फिर 4L/7।
तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n3 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 3. सो दिस इज v बाय लैम्डा 3 मतलब 4l बाय 7. सो दिस इज 7 टाइम्स v बाय 4l. तो n3 की वैल्यू क्या आएगी फिर? यस, इट इज 7n. ओके, n3 इज इक्वल टू 7l बिकॉज v बाय 4l मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नाउ इस यहाँ पर 7th मतलब थर्ड ओवरटोन और हार्मोनिक्स कितना होगा? तो ये 7th हार्मोनिक होगा स्टूडेंट, राइट. तो मतलब यहाँ पर देखिए थर्ड हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, मतलब ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. अगर हम यहाँ पर देखिए n4 लिखते हैं तो क्या होगा ये? जैसे n1 इज इक्वल टू 3n, ओके, n2 इज इक्वल टू 5n, n3 इज इक्वल टू 7n. आपको क्या रिलेशन समझ में आ रहा है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर 9n, तो ये करेक्ट है ना? देखिए, अगर इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, ओके, जैसे यहाँ पर n4 मतलब 4th ओवरटोन, 9 हार्मोनिक्स, ऐसे 9 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? np इज इक्वल टू, यस, यहाँ पर होगा 2p प्लस 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला होगा ना स्टूडेंट? यस. और वेयर p इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा. करेक्ट. देखिए ये फार्मूला सेटिस्फाई होता है क्या? देखिए फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n1 है ना यहाँ पर, तो p की वैल्यू क्या लेनी होगी? 1 लेनी होगी. तो n1 इज इक्वल टू, ओके, p की वैल्यू 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, दैट इज 3n. अब n2 मतलब सेकंड ओवरटोन, p की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तो p की वैल्यू 2 रखिए, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, दैट इज 5n. ओके, थर्ड ओवरटोन मतलब p की वैल्यू 3 रखनी है, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7. अगर 4 रखते हैं तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9. ओके, सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन. np इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n. ये फार्मूला होगा स्टूडेंट. ओके, और np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू व्हाट इज n? n मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये v बाय 4l होगा, v बाय 4l, राइट. और np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू v बाय 4. अब कैपिटल L का मतलब यहाँ पर लिखा है मैंने L प्लस ई, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम L प्लस ई. ओके, तो ये डिफरेंट फार्मूलेज, दोनों फार्मूले का एक ही मीनिंग होता है. व्हाट इज L? करेक्टेड लेंथ, दैट मीन्स मेजर्ड विथ एंड करेक्शन. ओके, और L को हम इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल l प्लस ई. व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द पाइप, और उसके अंदर अगर हम एंड करेक्शन ऐड कर देते तो L प्लस स्मॉल ई दैट इज करेक्टेड लेंथ. तो अगर हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर लेंथ ऑफ द पाइप दिए, ओके, और एंड करेक्शन अलग से दिया है, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा. या फिर किसी न्यूमेरिकल के अंदर टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम अगर दिया है, मतलब उसके अंदर लेंथ ऑफ द पाइप प्लस एंड करेक्शन दोनों ऐड होते हैं, तो अगर कैपिटल L की वैल्यू दिए तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ अब E का मीनिंग तो क्लियर हुआ ना आपको? व्हाट इज E? एंड करेक्शन. अब E की वैल्यू निकालनी कैसे? ओके, तो बाय एक्सपेरिमेंट्स, ये वैल्यू यहाँ पर डिराइव की है स्टूडेंट. सो इसका फार्मूला है यहाँ पर E इज इक्वल टू 0.3d. ये फार्मूला है, देखिए 0.3d. व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d इज इनर डायमीटर ऑफ पाइप. ओके, पाइप का इनर डायमीटर होता है, दैट इज स्मॉल d. तो E इज इक्वल टू 0.3d, ये रिलेशन है. अगर हमें एंड करेक्शन की वैल्यू दिए तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रख सकते हैं. अगर हमें एंड करेक्शन की वैल्यू दी नहीं, इनर डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है, तो फिर इनर डायमीटर ऑफ द पाइप से हम एंड करेक्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फार्मूला E इज इक्वल टू 0.3d. ओके, वेयर d इज
इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर इनर डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है तो उससे हम ई की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू 0.3d। अब ये फार्मूला बाय एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर डिराइव हुआ है। ओके